नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी को देखने वाले हैं, जनरल हिंदी, जिसके अंतर्गत टॉप के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। देखो ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप जो भी एग्जाम दिलाओ छत्तीसगढ़ में, चाहे आप सीजी टेट का हो या सीजी टीचर भर्ती का है या हॉस्टल वार्डन का है या जो पुलिस कांस्टेबल का खुला हुआ है या सीजीपीएससी या व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में यहाँ काम आने वाला प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री में पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना, वहाँ पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। यहाँ पर क्या है, विलोम शब्द पूछा गया है। किस शब्द का? विशाल शब्द का। तो ऑप्शन में है छोटा है, क्षुद्र है, लघु है और निम्न है। क्या हो सकता है इसका आंसर? आप स्वयं से लगाने का प्रयास करें। सही जवाब आ जाएगा लघु रहेगा। देखो प्रश्न के समझना, क्या बोला गया है, बड़ा बोलते हैं ना तब भी जाके छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर विशाल है, जहाँ विशाल शब्द है इसका मतलब लघु आ जाएगा, क्योंकि छोटा रूप लघु होता है। दूसरा प्रश्न है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। यह है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए सरल वाक्य है, कि कठिन वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर दो शब्द है। क्या शब्द है? कि यही वह वीर बालक है, एक तो एक हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, जिसने डूबती बालिका को बचाया था। तो दो वाक्य हैं, इसका मतलब है यहाँ मिश्र वाक्य कहलाएगा। डी आंसर सही रहेगा। अगला है, मैं झूठ से घृणा करता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? बताना है आपको। क्या देखना है? कारक को देखना है। तो मैं झूठ से घृणा करता हूं, तो यहाँ पर बीच में एक ही देखना, जितने भी कारक होते हैं ना उसमें बीच में कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा जो होते हैं ना 8 प्रकार के, वो सभी आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, से है, तो से किस में चलता है? अपादान में चलता है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा अपादान रहेगा, जिसमें अलगाव या पृथकता का बोध होता है। अब अलगाव है या पृथकता कहाँ से होगा? से, जहाँ से, तो से आ गया, मतलब ये क्या कर रहा है, अलगावपन आ रहा है, जो कि अपादान के अंतर्गत यह चीज देखने को मिलता है। अगला है, स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं। तो 52 वर्णमाला में एक तो हो गया 33 तो व्यंजन हो गया, ठीक है। उसमें भी कुछ जो संयुक्त व्यंजन रहते हैं 4 प्रकार के, वो अलग होते हैं। लेकिन स्वर ध्वनि कितने हैं? 13 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है, ऋषि के री वाला है, कि मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा सही हो सकता है? बी आंसर, क्योंकि इसमें आ लिखा हुआ है। क्योंकि आ उ ए औ ये जितने भी होते हैं ना 13 प्रकार के, 11 तो मूल रूप से होते हैं, 2 जो है अयोग वहां होते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अगला है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। बताना है कि जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है, ठीक है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि राम ने पानी पिया, तो एक ही वाक्य हो गया, एक ही क्रिया हो रहा है। अगला है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो समास पूछा गया है। तो समास में देखो क्या बोला गया है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो आप ना इसे तोड़ कर देखना कि नीलांबर मतलब क्या होता है? नीला है जो अंबर, यानी कि जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण या विशेष या उपमान या उपमेय रहते हैं, उसे ही कहा जाता है कर्मधारय समास। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा। नीलांबर यानी कि कर्मधारय समास है, जिसका अर्थ होता है नीला है जिसका अंबर या जो अंबर। अगला है, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुने। क्या बोला गया है? अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द आपको चुनना है। जैसे कि रोग मुक्त है,
कि रस भरा है, कि रोगग्रस्त है, या मदमाता है। सही जवाब आ जाएगा रोग मुक्त है। मैंने यहाँ पर बताया था ना पृथकता या अलगाव, तो रोग से मुक्त यानी कि अपादान के अंतर्गत आ गया, तो ए आंसर सही रहेगा। अगला है तुम, तू और तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है। तुम, तू और तुम्हारा ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कैसे आता है देखो, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, वे, तो ये जितने भी शब्द हैं वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यही इसका आंसर सही रहेगा, बी नंबर का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो फिर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं इसी तरीके से जितने भी वीडियो लाता हूँ ना वो आप लोगों के लिए काम में आता ही जाए। 9वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। आपको देखना है कि विदेशी शब्द कौन सा है। मैंने एक दिन बताया था आपको, देशज शब्द क्या होता है, जो अपने लोकल क्षेत्र से निकला रहते हैं। तत्सम तद्भव आपको बताया था, तत्सम जो कहते हैं संस्कृत का है, तद्भव संस्कृत का हिंदी में अनुवाद रहता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर क्या बोला गया, विदेशी यानी कि कौन सा देश से बाहर आया है, तो औरत जो शब्द है वहाँ विदेशी शब्द है, फारसी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम अपना देशज शब्द में जोड़े तो फिर क्या आ जाता है, मतलब ये तत्सम शब्द में रहेगा, स्त्री आ जाएगा। अगला है पेट की आग के लिए एक शब्द है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट जरूर मान सकते हो, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। पेट की जो आग होता है उसके लिए एक शब्द है जठराग्नि, है ना, जठराग्नि बोलते हैं इस शब्द को। अगला है अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अब आपको बताना है कि अंधे का लकड़ी मतलब होता क्या है। इसका जो आंसर जगह सहारा होना, जैसे कि एक कोई विकलांग है या कोई चल नहीं पाता तो उसके सहारे कौन होता है, लकड़ी होता है। या जो चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, उनको भी सहारे के रूप में लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। तो यही आंसर सही रहेगा, अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है सहारा होना या सहारा बनना होता है। 12वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाजरा, सीमा, आटा, वेदना, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन से। दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों छांटने का एक अलग अलग तरीका रहता है, एक एक शब्द में अंतर रहते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से डी नंबर सही रहेगा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मतलब बाजरा, सीमा, आटा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्यों ये स्त्रीलिंग है। हिंदी में ना या नी से अंत होने वाली जितने भी संज्ञाएं हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि प्रार्थना, आगे ना यहाँ पर अर्चना, रचना, ललना, कल्पना, वेदना या हानि, ग्लानि, ये जितने भी शब्द है वहां स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला है उर्दू का उपसर्ग है, बताना है उर्दू का उपसर्ग है वहां कौन सा रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से सही जवाब आ जाएगा 3रा नंबर बे रहेगा। बे क्यों रहेगा, क्योंकि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें उर्दू उपसर्ग का उदाहरण है जैसे कि कम, दर, ना, बा, बे, बद, ला, हर, हम, सर है। इतने भी जो शब्द है बताया ना, ये सभी उर्दू का उपसर्ग के अंतर्गत आता है। अगला है सच्चा मित्र में कौन सा संधि है। क्या बोला गया है कि सच्चा मित्र में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है कि स्वर और व्यंजन संधि है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहां व्यंजन संधि रहेगा। ठीक है, सच्चा मित्र में व्यंजन संधि आ जाएगा। अगला है अनेकार्थी शब्द पतंग का यह अर्थ नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है पतंग, अब इसका अनेकार्थी शब्द में से एक ऑप्शन नहीं है, जैसे सूर्य, पक्षी, पारा या पत्तल। तो सही जवाब आ जाएगा पत्तल, जो कि पतंग का अर्थ नहीं है अनेकार्थी के रूप में। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो सूर्य भी, पक्षी और पारा हमको समझ नहीं आता कि ये पतंग कैसे हो सकता है इनका अर्थ। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी अनेकार्थी शब्द चलता है तो आप ये समझना कि एक ही शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जा सकता है।
इसीलिए सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, पक्षी को भी पतंग कहा जाता है और पारा को भी पतंग कहा गया है अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत। जैसे कि इसी में एक और आता है हाथी, हाथी को सर्प भी कहा जाता है। अगला है राम खेल रहा है, वाक्य में उद्देश्य है। तो जैसे कि राम खेल रहा है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होता है राम, यहाँ पर खेल रहा है नहीं, राम ही इसका उद्देश्य आ जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। अगला है कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का जो प्रयोग है वहां एक साथ हुआ है, वहां सम्मानित में हुआ है। ठीक है, सम्मानित इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। तो जैसे कि एक होता है लोकोक्ति, है ना, तो लोकोक्ति के अनेक सारे विशेषता हैं जिसमें से एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपको देखना है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है, स्वतंत्र वाक्य होती है, तो बिल्कुल सही बात है, लोकोक्ति क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। दूसरा है एक वाक्यांश होता है, तो यही आंसर जो है गलत है, मतलब हमको इसे टिक लगाना है क्योंकि ये इनकी विशेषता नहीं है कि यह एक वाक्यांश होता है, बल्कि ये क्या होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है, अनुभूत सत्य छिपा होता है या लोक प्रचलित उक्ति है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बताना है कौन से ऐसे वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। तो सही जवाब आ जाएगा गीता ने पुस्तक पढ़ी, है ना। गीता ने, देखो ये क्या है, खुद के लिए कार्य कर रहा है, तो इसलिए हम इसको आंसर सी लगाएंगे। अगला है निम्न वाक्यों में किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है? तो आपको देखना है कौन सा वाक्य का पदक्रम सही नहीं है। जैसे कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये जो है पदक्रम बिल्कुल सही है। मोहन सो रहा है क्या? तो ये जो है गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोहन सो रहा है क्या, ये जो पदक्रम है वहाँ गलत है और बाकी सभी सही। जैसे ईश्वर के अनेक नाम हैं, हालांकि ये जो है पदक्रम सही है लेकिन अनेकों नाम है, ऐसा रहना चाहिए था शुद्ध वाक्य में, अशुद्ध वाक्य में। लेकिन अगर पदक्रम की बात किया है तो ये बाकी सही रहेगा, बी आंसर जो है गलत रहेगा। अगला है संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनके योग से बना है। तो मैंने बताया था ना आपको, संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं जिसमें से एक आता है ज्ञ आता है। तो ज्ञ को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एक तो बनता है ज, उसमें भी आधा रहता है, प्लस इया, जो इया शब्द है वो आ जाएगा। इसके जोड़ को इससे जोड़ से बनता है ज्ञानिक के ज्ञ, यानी कि ज्ञ बनता है, इसलिए आंसर आ जाएगा सी नंबर। अगला है भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। क्या बोला गया है, भाववाचक संज्ञा जो है शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है, गधा का शब्द नहीं है। देखो गधा क्या है, हम किसी जानवर को बोलते हैं गधा, ठीक है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन शैशव, आप सभी को पता है शैशव मतलब एक बचपन की अवस्था को कहा गया है। पशुता, जानवर तो बहुत है, जैसे गाय है, हाथी है, घोड़ा है, लेकिन उन सभी के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, पशु शब्द या पशुता शब्द प्रयोग करते हैं। ममता, माँ तो सभी है लेकिन ममत्व या ममता जो है एक भाववाचक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी आंसर सही रहेगा, जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है तद्भव शब्द चुनिए। अब आपको देखना है इनका तद्भव शब्द कौन सा सही रहेगा। जैसे कमरा है, अनार है, जल है, धूप है, दूध है, तो आंसर आ जाएगा इनका दूध रहेगा। क्योंकि देखो संस्कृत के मूल शब्द से निकलकर विकृत रूप में या हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तद्भव कहते हैं, दूध। और यहाँ पर लिखा है दुग्ध, तो दुग्ध जो है तत्सम शब्द है क्योंकि संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द रहता है। अगला है दोषारोपण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो जैसे कि हम किसी पर दोषारोपण करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा रहेगा, सही जो बजाएगा उंगली उठाना, है ना। उंगली उठाना मतलब होता है दोषारोपण करना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना, जैसे जलद है, पंकज है, अंबुज है, जलज है, तो इसमें जलद जो शब्द है वहां कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब पंकज, अंबुज और जलद ये पर्यायवाची है किसका, कमल का। यहाँ पर टिप के माध्यम से जो कमल है इनका और अतिरिक्त पर्यायवाची देख लेते हैं। एक तो है पद्म बोलते हैं, उत्पल है, सरोज,
कंज नलिन पुष्कर सतपत्र अरविंद सरसिज कुवलय नीरज पंकज अंबुज जलज। इतने जो शब्द है वहां सभी कमल का पर्यायवाची है। अगला है संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो संकेतवाचक जो वाक्य होता है इनका उदाहरण क्या है, यहां पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें बताना है आपको। इसका जो जवाब आ जाएगा, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। जैसे कि आप जो भी एग्जाम दिला रहे हो, ठीक है, अब उसमें आप परिश्रम करोगे तभी जाके उत्तीर्ण होगे। तो ये क्या है, संकेत कर रहा है कि आप जो है मेहनत करना है आपको, तभी जाके आप पास होगे। आंसर आ जाएगा डी नंबर। अगला है साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। अब जैसे कि देखना, आप साहित्य हैं, अनेक साहित्यकार हुए, उपन्यासकार हुए, कहानीकार हुए, तो इनका महत्वपूर्ण साधन क्या है अगर इनका विकास करना है तो पुस्तकालय रहेगा। क्योंकि इन सभी का जो जानकारी है एक पुस्तकालय में मिलेगा, कोई देवालय विद्यालय या नृपालय में नहीं मिलता, पुस्तकालय लाइब्रेरी में रहते हैं। तो ये क्या है, उन्नति का एक साधन भी है। अगला है एकाएक कौन सा समास है। क्या बोला गया है, एकाएक कौन सा समास है। तो सही जवाब आ जाएगा तीसरा नंबर का, अव्ययी भाव समास है। क्योंकि एकाएक जो है पहला पद इसमें अव्यय होता है। ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग होता है, उपयुक्त तो सभी रहेगा। जैसे कि हम बोलते हैं अक्षत, है ना, तो चावल होता है तो एक दाना तो हम नहीं कहेंगे उसको, बहुत सारे जो रहते हैं उसे ही अक्षत कहते हैं। या ऊंट है या प्राण है, ये सभी क्या है, बहुवचन की श्रेणी में आता है। इसलिए इसका जो आंसर जाएगा उपयुक्त तो सभी सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। अब आपको देखना है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। आलम है, अकाल है, तलवार है, आश्रम है। सही जवाब क्या जाएगा, तलवार। तलवार जो शब्द है वहां स्त्रीलिंग है, बाकी जो है क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। अगला है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करना है। जैसे कि कोई शासक है, अब उसको संपूर्ण अधिकार दिया रहते हैं तो उसके लिए एक शब्द रहते हैं, उसका आंसर क्या जाएगा, अधिनायक। अधिनायक आ जाएगा जो कि संपूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है। अगला है उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताना है। उल्लंघन, उल्लंघन उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा सी नंबर रहेगा, उत रहेगा। ठीक है, उत आंसर सही रहेगा जो कि उल्लंघन का उपसर्ग है। अगला है निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। अब आपको सही वर्तनी चयन करना है। जैसे कि गृहिणी है, देखो ये ऐसा प्रश्न बहुत आते हैं और ये प्रश्न ज़्यादातर हम लोग बोलचाल में तो बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल इनका जो है शब्दों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर में आता है, कोई आर्टिकल में छपता है ना, तो उनमें जो अनेकों शब्द रहते हैं ना, उन सभी को ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर सभी में गृहिणी 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 है, तो आपको देखने की कौन सा आंसर सही हो सकता है, ये रहेगा डी नंबर का। ठीक, गृहिणी आंसर सही रहेगा। अगला है गौण शब्द का सही विलोमार्थ यानी कि उल्टा शब्द देखना है गौण का, तो ये आ जाएगा मुख्य रहेगा। ठीक है, एक तरफ है मुख्य रहेगा, एक तरफ है गौण रहेगा, तो ये क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। मैंने बताया था आपको हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वहां 11 है, लेकिन इसमें प्लस 2 और कभी कभी किया जाता है, जो कि अम और आह रहते हैं। ठीक है, अम और आह जो रहते हैं ना, वो इसमें अयोग वाह के रूप में रहते हैं। कभी कभी इसे आप 13 भी लिख सकते हो या 11, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा कि कुल संख्या कितनी है स्वरों की, तो 11 आंसर ही सही रहेगा। ठीक है, अगर उदन खास्ता 11 ऑप्शन नहीं दिया है, 13 दिया है, तो फिर आप 13 को ही लगाना। कौन कौन से हैं, आ ई उ, फिर उसके बाद ऋषि के री है, ए और ओ है। ठीक है। अगले हैं छत्रज्ञ, इसमें से क्या है। क्या बोला गया है, छत्रज्ञ इसमें से क्या है, स्पर्श है कि संयुक्त है कि अंतस्थ है कि उसमें है, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन रहेगा। क्योंकि छत्रज्ञ ये सभी एक और शब्द और आता है, 4 होता है जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला है उस्ताद का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या आ जाएगा उस्ताद, ये जो है
अब देखना ये जो शब्द है उर्दू शब्द है उस्ताद, तो इनका पर्यायवाची होता है गुरु, है ना। जैसे कि कोई तबला मास्टर है, तबला मास्टर की अपने गुरु को क्या कहेगा, उस्ताद कहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से है। अगला है अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आग ये तो है, पावक ये भी है, अनल ये भी है, लेकिन अनिल नहीं है, क्योंकि अनिल जो शब्द है वहाँ पवन यानी कि हवा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है उचित तत्सम रूप यानी कि शब्द बताइए। तो उचित जो तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत का ज्यों का त्यों है। एक तो है अक्षर है, आखर है, अक्षर है, और एक है अक्षर, अकखर है। तो सही जवाब आ जाएगा अक्षर, आंसर सही रहेगा सी नंबर का, ठीक है। अगला है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। क्या बोला गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा रहेगा, इति धन आदि, इति धन आदि, अंतिम में क्या रहा है, ई आ रहा है प्लस आर आ रहा है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको देखना है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। भोला गेहूं पिसवाने गया, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य है, सॉरी शुद्ध वाक्य है, ठीक है, क्योंकि गेहूं पिसवाने गए हैं। आटा पिसवाने हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, आटा पिसवाने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, गेहूं पिसवाने गए हैं, तो आंसर सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन जो है कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये जो है अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसका जो आंसर क्या जाएगा, कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है, अनेकों जरूरत नहीं है, अनेक नाम हैं। अगले है अश्व का पर्यायवाची है। अश्व मतलब घोड़ा है, तो इनका पर्यायवाची जो शब्द होता है वहाँ है को भी कहा गया है, जैसे कि घोड़ा, तुरंग, है, वाजी, तुरमंग, तुर्गम, सैंध, ये सभी इसी में आ जाएगा। अगला है व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो कौन से सही वाक्य को चिन्हित करोगे आप, सही जवाब क्या जाएगा, सी नंबर रहेगा, यानी कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ये जो शब्द है व्याकरण दृष्टिकोण से बिल्कुल सही शब्द है। अगला है खूब या बहुत उन्नति करना किस मुहावरे का अर्थ है। खूब या बहुत उन्नति करना कौन से मुहावरे का अर्थ है, इसका जो जवाब आ जाएगा दिन दुना रात चौगुना, है ना, दिन दुना रात चौगुना, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ है। क्या बोला गया है, नेकी कर दरिया में डाल, ये होता है उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा न करना। जैसे कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मदद कर रहे हैं तो फिर उनके बदले वो हमारी भी मदद करे, या फिर जो है वो हमको पैसा दे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल। अगला है निम्न में व्यंजन का उदाहरण है। तो निम्न में व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, निश्चय है, उसके बाद है तद्रुप है, एकाएक है, पित्रोदेश है। तो सही जवाब आ जाएगा तद्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये जो है व्यंजन का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो है तद्रुप मतलब एक तो होते तत् धन रूप, जिसका अर्थ होता है उसी के रूप का या वैसा ही कहते हैं इसको। अगला है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। आपको देखना है तत्सम शब्द कौन सा, जैसे गोधूम है, शहीद है, पड़ोसी है, बहू है, तो गोधूम रहेगा, क्योंकि गोधूम जो है, देखो आपको समझ में तत्सम मतलब होता क्या है, संस्कृत का ज्यों का त्यों जो शब्द रहता है उसे कहा गया है, तो गोधूम यही आंसर सही रहेगा। और इसका तद्भव क्या जाएगा, गेहूं रहेगा, ठीक है। अगला है इनमें से किसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन किसे माना जाते हैं, तो छ आ जाएगा। मैंने बताया था छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो चार शब्द है वहाँ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये जितने भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये सभी आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखना। अगर समझ ना आए तो फिर डबल जरूर देखने से। अगला है बहुब्रीहि समास का यहाँ उपयुक्त उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समाज का उपयुक्त उदाहरण आपको देखना है। सही जवाब क्या जाएगा, वज्रदेह। वज्रदेह क्यों कहा गया है, देखो वज्र के समान देह है जिसकी, ऐसे को कहा गया है वीर व्यक्ति कहा गया है, इनकी जो जिनके शरीर कैसा होना चाहिए, वज्र के समान। तो यही बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जिस समाज में दोनों पद अप्रधान होता है, अर्थात समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ
या अन्य अर्थ लिया जाए, तो इसे ही कहा गया है बहुब्रीहि समास, जो कि वृद्ध देह का आंसर सही रहेगा। दोस्तों अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या बोला गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, जैसे कि वर्षा हो रही थी, रमेश ने समाचार पढ़ा, वह कलकत्ता जाता है, या सीता बाजार जाती होगी। तो इन चारों में से आपको ये देखना है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।